ये फिर से जब ये पार्ट ए का यूनिट 1 का पूरा टॉपिक होगा तो फिर से ये दर्शन वापस रिपीट होगा। तो जो दर्शन छूटे, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं दे पाए, तो वापस अलग दर्शन के क्वेश्चन मिलेंगे। जब यूनिट 1 और 2 का पूरा फुल होगा तो आपको फिर से नए क्वेश्चंस मिलेंगे, और जब पार्ट वाइज होगा तो फिर से नए क्वेश्चन मिलेंगे, और जब FLT होगी तो फिर से नए क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको हर बार न्यू क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। ये बात समझ में आ गया? सर एक AC और लगवा दो, ये वाला निकलवा के यहाँ, ठीक। आपको नेक्स्ट क्लास तक AC एक और मिल जाएगा ना, कि गर्मी लग रही मुझे भी। चलो इस समझते हैं, तो अपन डिस्कस करते हैं किससे पूरा पेपर। अब देखो अभी शुरुआत में आपको 1 घंटे मिल रहे हैं, पर ये 55 मिनट हो जाएंगे, फिर 50 हो जाएंगे, फिर 45 हो जाएंगे। तो ये पूरा पेपर आपको 45 मिनट में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो शुरुआत में 1 घंटा दे रहे हैं, जैसे आप थोड़ा लिखना सीखो, पर ये 55 मिनट होगा, फिर 50 होगा, फिर करके 45 मिनट पे स्किप कर देंगे, जैसे आपकी स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक, अपन डिस्कस करते हैं। आया होगा सर, हम भेजा होगा शायद कुलदीप ने। चलो पहला 2 मार्कर क्वेश्चन क्या है? अच्छा आप आगे जाइए ना, तो जो लोग पीछे बैठे हैं डिस्कस करना चाहते हैं आप आगे आ जाइए ना। 5 मिनट से मॉडल आंसर अभी आपको सर मिल जाएंगे, और आप जब नेक्स्ट पे आएंगे तो कॉपी चेक हो जाएगी। तो अगला टेस्ट जब आपका वेडनेसडे में होगा तब तक कॉपी चेक हो जाएगी। अब टेस्ट जो भी होगा उसमें मार्क्स के पीछे परेशान मत होना। मेन है कि सर आप तो हमारी गलतियां बताओ। अब यहाँ टॉप कर जाओगे इससे फायदा हो जाएगा? मुझे बताओ, जैसे हम यहाँ दे दें आपको पूरे में पूरे नंबर, उससे कोई फायदा होगा कि आप अपनी कमियों पे काम करने के लिए आए हो? तो आप ये बोलो सर हमें मार्क्स से मतलब, आप तो बताओ, एक एक लाइन पढ़ो, एक एक अक्षर पढ़ो, आप बताओ कि गलतियां कहाँ हो रही, हमें कहाँ सुधार करना है, क्या इंप्रूवमेंट करना है, ये आपको होना चाहिए। तो मार्क्स से कुछ नहीं होता है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी किसी टेस्ट सीरीज का टॉपर है तो निकल ही गया होगा, है ना। हम लोग भी देखते हैं ना कि ये हर जगह टॉप कर रहे हो, जब मेंस का रिजल्ट आए तो इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ रहा, और एक ऐसा जिसके एवरेज नंबर आ रहे, जब पेपर हो रहा तो उनका इंटरव्यू कॉल आ रहा, ऐसा हम देखते हैं। तो हमें उस मकसद से नहीं आना कि नंबर ज्यादा लाना, हर क्वेश्चन बनना चाहिए, और हर क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से बनना चाहिए। पहला क्वेश्चन पेपर दिखाना कोई एक, जैसे क्वेश्चन है सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है, फाउंडर कौन है? तो आपको पता है महर्षि कपिल है सांख्य दर्शन के। और इसको सांख्य दर्शन क्यों बोला गया है? कि इसमें तत्वों की संख्या बताई गई 25 है। तो अगर देखो, अगर आपने पूछा सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है, तो आप केवल महर्षि कपिल लिख सकते हैं। इसको पेपर लिखो पूरा, अगर टाइम बच रहा तो वापस आके फिर से लिखो। जैसे हम पेपर वहां दे रहे हैं 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर लिख रहे हैं, पूछा है सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है, तो केवल वो नाम पूछना चाह रहे हैं। पर कई बार ये डर लगा रहता है, अरे सर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट नहीं दिए तो नंबर मिलेगा कि नहीं। तो आप अभी जितना पूछा उतना छोड़ दे। जैसे आया नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा क्या कहीं कहां से निकलती है, नहीं पूछा। कहाँ गिरती है ये भी नहीं पूछा। किन किन राज्यों से बहती है नहीं पूछा। कौन कौन से डैम बने नहीं पूछा। केवल नर्मदा नदी की लंबाई पूछी है। तो आप लंबाई लिख दो 1370, ब्रैकेट में जैसा मध्य प्रदेश में कितनी है। इसके बाद आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो। अगर आपको अभी भी लग रहा है मेरे पास समय बचा है 1 आध मिनट का, तो उसमें 1 आध फैक्ट जोड़ दो। तरीका समझ में आ गया? पहले तो जो पूछा बस वो लिखो, आगे बढ़ो, क्योंकि पूछा गया वो नंबर उसी के मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है जो पूछा वो तो सही लिखा, पर जो नहीं पूछा वो भी लिख दिया, वो गलत लिख दिया, तो उसके नंबर तो नहीं मिलेंगे, पर गलत लिखने के उसके नंबर जरूर कटेंगे। बात समझ आए? जैसे पूछा नर्मदा नदी की लंबाई, और हमने लिख दिया नर्मदा नदी आंध्र प्रदेश से गुजरती है, तो जो पूछा वो तो सही लिखा, पर जो नहीं पूछा वो गलत लिख दिया, तो उसका नंबर तो नहीं मिलेगा, पर नंबर कट जरूर जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है शुद्ध अद्वैत वेदांत। शुद्ध अद्वैत, तो इसमें 2 वर्ड दिए हैं, एक दिया है शुद्ध और एक दिया है अद्वैत। 2 वर्ड्स को इन्होंने मिला दिया है, एक वर्ड है शुद्ध और एक है अद्वैत। अद्वैत क्यों? क्योंकि ये पूरा जो जगत है, ये पूरी जो आत्माएं हैं, ये सब किसके ही रूप है? ब्रह्म के। तो कुछ भी 2 नहीं है। अद्वैत मतलब कुछ भी 2 नहीं है, चाहे कोई जगत हो चाहे कोई भी आत्मा, सब किसके अंश है, इसलिए अद्वैत है। अब इसको शुद्ध क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो माया है, माया पॉजिटिवली है। इसमें जो भी जगत दिखाया गया वो मिथ्या नहीं है। माया कोई आभासी शक्ति नहीं। जब आप शंकराचार्य को पढ़ोगे तो माया एक शक्ति है जो ब्रह्म को ढक लेती है और जगत को दिखाती है। इन्होंने कहा नहीं, माया ईश्वर की, ब्रह्म की ही एक शक्ति है और उसी से जगत बना, इसलिए इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया? शुद्ध। तो शंकराचार्य और शुद्ध अद्वैत में इतना ही अंतर है। शंकराचार्य कहते हैं अद्वैत है, सब कुछ ब्रह्म है, पर जो माया है वो केवल एक भ्रम है। बात समझ में आ गई? और ईश्वर की एक शक्ति है।
ब्रह्म से उसका कोई लेना देना नहीं। जबकि शुद्ध अद्वैत क्या कहता है कि ये जो जगत है ये ब्रह्म की शुद्ध अभिव्यक्ति है। वहां जब आप जाओगे तो जगत को वो क्या मानेंगे, मिथ्या, जबकि ये क्या मानेंगे, वास्तविक अभिव्यक्ति। तो इन्होंने जगत को मिथ्या नहीं माना, बोला कोई मिलावट नहीं, सब कुछ प्योर ब्रह्म जगत से ही बना, जो जगत है वो ब्रह्म से ही बना। चूंकि इन्होंने जगत को ब्रह्म की शुद्ध अभिव्यक्ति कहा है, इसलिए इसको शुद्ध वेदांत कहते हैं। तो शुद्ध का मतलब सच में जगत है, बात समझ में आ गई। तो शुद्ध वर्ण का मतलब और वेदांत तो किसने दिया, तो वल्लभाचार्य जी ने दिया। तो शुद्ध का मतलब बताना वेदांत का। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय पदार्थ है। आइडियाज आर सब्सटेंसेस। प्रत्यय पदार्थ है। पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है, जिसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसे कहते हैं पदार्थ, सब्सटेंस, मटेरियल। तो जो प्लेटो ने प्रत्यय बोला है, ये अलग से क्या किसी जगत में रहते हैं, तो अलग से एक जगत बोला है, प्रत्ययों का जगत या प्रत्ययों के जगत। वहां ये सारे प्रत्यय रहते हैं। जैसे हम सब मानव हैं, पर हमारा प्रत्यय कहाँ रहता है, किसी दूसरे जगत में। ये जैसे टेबल है, पर इसका प्रत्यय कहाँ रहता होगा, दूसरी दुनिया में। तो प्रत्यय किसी के अंदर नहीं, अपना अलग रहता है। और जब भी कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व में रहता है तो उसे पदार्थ कहते हैं। तो पहले तो बताना पदार्थ का मतलब क्या है। तो पदार्थ का मतलब कोई भी चीज जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। चूंकि प्लेटो ने अपने सिद्धांत में प्रत्ययों के जगत में प्रत्यय का स्वतंत्र अस्तित्व बताया है, इसलिए प्रत्यय क्या कहलाएंगे, पदार्थ। ये पॉइंट समझ में आ गया। प्रत्यय पदार्थ है मतलब प्रत्ययों की स्वतंत्र या प्रत्यय का स्वतंत्र अस्तित्व है। जब आप अरस्तु को पढ़ोगे तो वो मानने से मना करेंगे, वो कहेंगे जो भी प्रत्यय है वो सब वस्तुओं के अंदर है। जैसे चाकू का प्रत्यय है काटना, तो काटना अलग से थोड़ी, चाकू के अंदर है। तो जब आप अरस्तु से पूछेंगे तो वो कहेंगे प्रत्यय पदार्थ नहीं है, क्योंकि प्रत्ययों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे सोने का गुण है चमकना, तो जो चमक है वो सोने में ही तो होगी, अलग से चमक थोड़ी होगी। आप प्लेटो से कहेंगे तो बोलेंगे हाँ सोने का अलग प्रत्यय है। तो प्लेटो कहते हैं प्रत्यय पदार्थ है और अरस्तु कहते हैं प्रत्यय पदार्थ नहीं। दोनों समझ में आ गया। जहां डाउट हो पूछना तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं। पदार्थ वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। जिसका अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व है उसे क्या बोला जाता है, पदार्थ। प्लेटो ने बोला प्रत्यय एक अलग दुनिया में स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं, इसलिए वो पदार्थ है। इस बात का खंडन किसने किया, अरस्तु ने। उन्होंने कहा वस्तु के अंदर ही रहते, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो अरस्तु के अनुसार प्रत्यय पदार्थ नहीं है और प्लेटो के अनुसार प्रत्यय पदार्थ है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने जैसे पूछा प्रत्यय पदार्थ है, तो पदार्थ का मतलब समझा दिया, और प्लेटो ने क्यों प्रत्यय को पदार्थ बोला ये बोला है। तो 3 लाइन में ये समझा देना पदार्थ का मतलब, और नीचे की 2 लाइन में प्लेटो ने प्रत्यय को पदार्थ क्यों बोला। तो चूंकि प्रत्यय प्रत्ययों के जगत में स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, इसलिए प्लेटो ने प्रत्यय को पदार्थ कहा। अगला क्वेश्चन, मिडवाइफरी मेथड धात्री। ये आपने पढ़ा होगा सुकरात की टीचिंग मेथड, उसमें थी मिडवाइफरी। इसको मिडवाइफरी क्यों बोलते हैं, जैसे एक धाई या धात्री किसी गर्भवती महिला से के जन्म को सरल बनाती है, वैसे शिक्षक छात्रों के मस्तिष्क में से ज्ञान को सुगम बनाता है। तो जैसे एक दाई गर्भवती महिला के अंदर से बच्चे का जन्म कराती है, वैसे शिक्षक छात्रों के मस्तिष्क में पहले से उपस्थित ज्ञान को बाहर निकालता है, इसलिए इस मेथड को क्या बोला गया, धात्री। अगला है औलुक्य। कणाद जी का नाम उलुक था, तो जो महर्षि कणाद थे उनका नाम उलुक था, इसलिए उनके वैशेषिक दर्शन को औलुक्य दर्शन कहा जाता है। ये सबने सही किया है कि किसी से गलत हुआ है, गलत हो गया। ठीक, तो कणाद जी का नाम उलुक था, इसलिए उनके द्वारा दिए गए दर्शन को औलुक्य दर्शन कहते हैं। तो एक्चुअली कणाद जी ने वैशेषिक दिया था, तो ये वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम है। तो जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले इस बात का जवाब चाहिए होता है क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, औलुक्य दर्शन, तो मुझे जवाब चाहिए क्या है, तो आंसर होगा वैशेषिक दर्शन का एक दूसरा नाम। इसके बाद लिखो महर्षि कणाद द्वारा प्रतिपादित है, पदार्थ को विशेष माना है, 7 कोटियों में रखा है, बाकी सब बाद में चाहिए। ठीक है। जैसे आपके कोई मित्र, मैं बार बार कह रहा हूं एक क्रम होता है आंसर राइटिंग में। जैसे आपका कोई मित्र है, मान लो वो पुलिस में है और आप उससे मिलवाओगे, तो सबसे पहले क्या बोलोगे, ये मेरे मित्र है। फिर बोलोगे ये पुलिस विभाग में है, इस पद पर है और यहाँ यहाँ रहते। ऐसे थोड़ी बोलोगे ये पुलिस में है, ये यहाँ रहते। आप पहले क्या बताओगे, ये कौन है। तो सबसे पहले बताना पड़ता है ये क्या है।
तो आंसर राइटिंग जब भी आप करोगे तो सबसे पहले उसको परिचित कराते हैं। तो औलुक्य दर्शन के बारे में क्या बताना पड़ेगा, ये क्या है, तो ये वैशेषिक दर्शन का एक दूसरा नाम है। क्यों पढ़ा, महर्षि कणाद का नाम उलूक है, इसलिए इनका नाम औलुक्य पड़ा। इसके बारे में सब बताते हो। इसके बाद अगला है जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार उद्यमशीलता की परिभाषा। तो जितनी भी परिभाषा है उद्यमशीलता की वो सब याद करनी है और परिभाषा का एक रजिस्टर बना लो, क्योंकि समाज शास्त्र में भी पूरी परिभाषा ही चलेंगी। परिवार की 10 परिभाषा, संयुक्त परिवार की 10 परिभाषा, संस्कार, संस्कृति, सबकी परिभाषा आती है। आप एग्जाम उठा के देखो किसी ने अनुसार, तो आप क्या करो, परिभाषाओं का रजिस्टर बना लो और वो उद्यमिता और समाजशास्त्र की सारी परिभाषाएं उसमें लिख दो और बार बार उनका रिवीजन करो। एक तरीका है रजिस्टर में पढ़ लो, एक तरीका अलग से ही लिख लो। एक तरफ नाम और एक तरफ उसका कीवर्ड। जैसे सुम्पीटर में मैं केवल कीवर्ड लिखूंगा नवाचार और कुछ नहीं लिखूंगा। बस मुझे इतना याद होना चाहिए कि सुम्पीटर ने बोला है नवाचार, तो नवाचार मतलब नए प्रोडक्ट, नए उत्पाद, नई सेवा, नए बाजार, नई प्रक्रिया, नई विधियां, नए उपभोक्ता, इन सबको ही क्या बोलते हैं, उद्यमिता। तो मुझे केवल एक वर्ड याद रखना। तो मुझे क्या करना, हर परिभाषा में कीवर्ड याद रखना। ऐसे जब आप समाजशास्त्र पढ़ोगे तो हर परिभाषा में कीवर्ड होता होगा और उसी पर पूरी परिभाषा टिकी है। तो आप क्या करो, एक रजिस्टर बनाओ उद्यमिता का, क्योंकि उद्यमिता का फिर अभी टॉपिक चले गई, तो उद्यमिता का एक रजिस्टर बनाओ। ये उद्यमिता नहीं, परिभाषा का, उसमें हेडिंग डाल दो उद्यमिता, उसमें नाम और उसका कीवर्ड, नाम कीवर्ड। जैसे मैकक्लेलैंड ने बोला रिस्क, तो मैकक्लेलैंड और जोखिम, बस खत्म। तो उसमें कुछ नहीं लिखना, पूरी परिभाषा नहीं लिखना, किसने कौन सा कीवर्ड दिया है। तो जोसेफ शुम्पीटर के सामने लिखोगे नवाचार, बस खत्म। अब नवाचार पढ़े याद हो गया। ये बात समझ में आई। ये तरीका अपन को अपनाना है, क्योंकि 100-150 परिभाषाएं एंटरप्रेन्योरशिप में और 100-150 से ज्यादा है समाजशास्त्र में, है तो उसमें ही तो है परिभाषा। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, चाहे वो ग्रामीण समाज हो, नगरीय समाज हो, किसान संस्कृति हो, परिवार हो, पूरी यूनिट 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब में परिभाषाएं। तो आप क्या करो, परिभाषाओं के कीवर्ड याद करो, पूरा मत याद किया करो। और एक पतला सा 20-30 पेज का, 40 पेज का रजिस्टर बना लो, उसको हमेशा लेके रखे रहे और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया, बस याद हो जाएगा। तो जोसेफ शुम्पीटर की परिभाषा, इन्होंने उद्यमिता को एक नवाचारी कार्य बोला था। नवाचारी मतलब सब नया। नया क्या, नया प्रोडक्ट, नई प्रोसेस, नई प्रक्रिया, नया बाजार, ठीक है, सब कुछ नया। तो जितनी भी चीजें उसमें 4-5 चीजें नए लिख दो, वो उद्यमिता है। अगला है उद्यमिता और प्रबंधन में 2 अंतर लिखे। उद्यमिता तो प्रबंधन का मतलब है पहले से उपस्थित संसाधनों का प्रबंधन या नियोजन। उद्यमिता का मतलब होता है संसाधनों को जुटाना। तो मैनेजमेंट का मतलब है जो आपके पास रिसोर्स है उस पर कैसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं। और उद्यमिता का मतलब क्या होता है, किसी काम के लिए कैसे हम संसाधन जुटाते हैं। तो ये बेसिक परिभाषा पहली। दूसरा, प्रबंधन में जोखिम कम है क्योंकि संसाधन पहले से है, बस मैनेज करना है। उद्यमिता में जोखिम ज्यादा है क्योंकि संसाधन खुद जुटाना है। तो किसी चलती हुई दुकान को मैनेज करना बहुत आसान है, पर एक नई दुकान खोलना बहुत कठिन है, क्योंकि रिस्क बहुत है। बहुत सारा किराया, एडवांस, सामान लेके रखना पड़ेगा, पैसा डूबने के चांस ज्यादा है। चलती हुई दुकान में पहले से सब चल रहा है। तो पहला क्या होगा, हमेशा ये लिखना। तो जो जब भी कोई 2 अंतर पूछे तो उनकी जो की है, ऐसा नहीं, देखो प्रबंधन उद्यमिता में 10 अंतर है। अब कोई भी लिखोगे नंबर मिलेंगे, पर 2 में 2 नंबर तब मिलेंगे जिस बेस पर आप उद्यमिता प्रबंधन में साफ साफ अंतर कर पाओ। तो उद्यमिता और प्रबंधन मुझसे कोई पूछे तो संसाधनों का नियोजन प्रबंधन है और संसाधनों को जुटाना उद्यमिता है। एक्चुअली जो परिभाषा है वही सबसे अच्छा अंतर है। तो उद्यमिता क्या है, संसाधनों को जुटाना, और प्रबंधन क्या है, संसाधनों का नियोजन। दूसरा क्या होगा, प्रबंधन में जोखिम का स्तर कम है और उद्यमिता में जोखिम का स्तर ज्यादा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जेबीसी के उद्यमी की परिभाषा। ये तो याद ही नहीं है, देखना पड़ेगा क्या। तो जेबीसी ने बोला था जो उत्पादकता और प्रॉफिट को कम से ज्यादा की ओर ले जाए। जेबीसी ने बोला था जो किसी रिसोर्सेज की उत्पादकता और लाभप्रदता को कम से कहां की ओर ले जाए, ज्यादा। तो उसको रिसोर्स दे दो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे, प्रॉफिट बढ़ा दे। तो जेबीसी के अनुसार किसी भी रिसोर्स की उत्पादकता और लाभप्रदता को निम्न से उच्च की ओर ले जाना ही उद्यमिता। और अगला है फिट्ज पैट्रिक के 9C। तो फिट्ज पैट्रिक ने इनोवेशन में 9 चीजें बताई थी कि जब भी आप इनोवेशन करोगे, क्रिएटिविटी करोगे, तो ये 9 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये 7 मार्कर में भी आ सकता है कि फिट्ज कॉडलर के 9C समझाओ।
तो ये 2 मार्कर में कैसे आएगा, केवल आपको नाम नाम, अब 2 लाइन में आराम से आ सकता है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी है, आप दोनों लिख सकते हो, क्योंकि सी मतलब इंग्लिश में तो बताना पड़ेगा ना, चैलेंज, कस्टमर, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कंप्लीशन, कंटेम्पलेशन, कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आपके पास समय बचा है तो हिंदी ब्रैकेट में लिखते जाओ। तो सबसे पहले क्या करना है, 9C वाले 9 वर्ड लिखना है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ना है, पहले में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3। अब हमारा पूरा पेपर हो गया और हमें लगता है समय बचा है, तो इसको हिंदी में ब्रैकेट में लिखना है। पर ये तब लिखना है जब पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए। अगर आप केवल सी के फुल फॉर्म भी लिखा है तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो पहली लाइन में 3 लिखना है, चैलेंज, कस्टमर, क्रिएटिविटी। नीचे वाले में 3 लिखना है, नीचे में 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। और जब भी लिखो तो इसमें 1 2 3 लिखना है, 1 चैलेंज, 2 क्रिएटिविटी, इस तरह से। दूसरा कस्टमर, तीसरा क्रिएटिविटी, फिर चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां राउंड। क्लियर, समझ में आ गया। अगला है मैरी कॉटलर के अनुसार इनोवेशन। तो जब भी किसी आइडिया को किसी यूजफुल प्रोडक्ट में बदला जाता है, किसी भी आप रचनात्मक विचार को यूजफुल प्रक्रिया या प्रोडक्ट में बदलते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नवाचार। किसी भी रचनात्मक विचार को किसी प्रोडक्ट, किसी प्रोसेस में बदल देना ही नवाचार। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। अब देखो, जो भी आपसे छूटा है, मान लो हमने पढ़ा और मान लो आज सुकरात छूट गया या अरस्तु छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी यूनिट वाइज टेस्ट होगा, उसमें अरस्तु पढ़ के आ जाना। ऐसा हो सकता है कि जब आप टेस्ट देने आओ तो कोई एक आध टॉपिक छूटे, उस सिलेबस को या तो आप यहां से सिलेबस ले लेना कि हमें एक सिलेबस चाहिए, और जो भी आप टेस्ट देने आ रहे हो जो छूटा उसको अंडरलाइन कर लेना कि जब हम मंडे, वेडनेसडे या फ्राइडे को गए थे तो हमारा ये टॉपिक छूट गया। उसकी टेंशन मत लो। अपना लक्ष्य मंडे को सिलेबस पूरा करना नहीं है, अपना लक्ष्य अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। बात समझ में आ गई। तो अगर हम मंडे तक, थोड़ा सा, तो अगर मंडे तक आपका कोई टॉपिक छूट गया तो आप उसको अंडरलाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिट वाइज टेस्ट होगा, आप अंडरलाइन किए ही है आपने, अब उसको कंप्लीट करके आ जाओ। या उस समय भी छूट गया तो फिर पार्ट ए का टेस्ट होगा, उसमें फिर पढ़ के आ जाओ। तो आपको 3-4 मौके मिलेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना अरे सर कैसी टेस्ट सीरीज, इसमें तो टॉपिक छूट रहा है। अरे मौके भी मिल रहे हैं, पर आप जो पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ के आओ, उसके सिनॉप्सिस बनाओ। अब साथ में सिनॉप्सिस बनाते हुए चलो। 70-80% अभी होने दो, 95% यूनिट वाइज होने दो, और पार्ट वाइज होते होते 100%। तो अगर पार्ट वाइज होते होते तीसरी बार में पूरा कंप्लीट हो गया तो ज्यादा अच्छा है। ये बात समझ में आ गई। तो अगला है सांख्य दर्शन के पुरुष बहुत्व को समझाओ। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के पुरुष बहुत्व को समझाओ। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें चाहिए इंट्रो। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इंट्रो के 2 अच्छे मतलब होते हैं। एक तो उससे रिलेटेड कोई डेटा, डेटा से अच्छा वर्ड है इंट्रो। अच्छे इंट्रो का मतलब एक तो होता है बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, वो चीज कहां से आई है। अगर आपने उस चीज की पृष्ठभूमि लिख दी तो वो परफेक्ट इंट्रो होता है। और दूसरा होता है पुष्टि। अगर आपने उसमें दिए गए कथन को पुष्ट कर दिया, कंफर्म कर दिया, तो भी बहुत सही इंट्रो है। अब उदाहरण समझाते हैं, जैसे राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां समझाओ। क्वेश्चन में क्या आया है, राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति, पर इसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा, कहीं ना से कहीं तो राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति होगी। तो आर्टिकल 54 उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति हमारे संविधान का कार्यपालिक प्रमुख होता है, तो ये उसकी शक्तियों का बैकग्राउंड है। अभी इस क्वेश्चन में भी बैकग्राउंड देखेंगे। एक दूसरा इंट्रो होता है पुष्टि। क्वेश्चन आया भारत में महिलाओं से संबंधित मुद्दे लिखें। संबंधित मुद्दे लिखें, तो ये क्वेश्चन है, पहले कंफर्म तो करो कि मुद्दे हैं भी कि नहीं। तो अपन इंट्रो में लिख सकते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के मामले दर्ज हुए हैं, ठीक है, जो निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित है। तो कंफर्म हो गया भैया इतने डेटा है, इसका मतलब चुनौतियां हैं। तो 2 चीजों को बहुत अच्छा इंट्रो कहा जा सकता है। एक उसकी पृष्ठभूमि, ये चीज कहां से आई है, और दूसरा क्या हो सकता है, उसका कंफर्मेशन। अगर आपने इन 2 में से कुछ भी लिखा तो आपका इंट्रो वो सबसे अच्छा। और अपन कई सारे इंट्रो बिल्कुल पढ़ेंगे भी, जैसे आज के पेपर में भी कि ये इंट्रो फिक्स है, याद कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये इंट्रो ये कंक्लूजन जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा इन्होंने सांख्य दर्शन का पुरुष बहुत्व समझाओ।
अब इसका इंट्रो क्या होगा? तो ये पुरुष बहुत कहीं से तो आया होगा। तो एक्चुअली सांख्य दर्शन कैसा है? सत्कार्यवादी है, और वो भी प्रकृति सत्कार्यवादी है। तो तुम्हें जो लिखना हो, तुम्हें सत्कारवादी लिखना हो या प्रकृति सत्कारवादी, क्योंकि शंकराचार्य से पूछोगे तो बोलेंगे ब्रह्म से बना है, तो वो ब्रह्म सत्कारवादी है। और सांख्य से पूछोगे तो वो कहेंगे प्रकृति से सब बना, तो प्रकृति सत्कारवादी। तो लिखोगे सांख्य दर्शन में प्रकृति सत्कारवाद सिद्धांत में, सांख्य दर्शन के प्रकृति सत्कारवाद में एक प्रकृति और बहुपुरुष का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ये इसकी पृष्ठभूमि हो गई कि बहुपुरुष आया कहां से? तो सांख्य दर्शन के प्रकृति सत्कारवाद से। तो कोई भी चीज कहां से आ गई उसको उसका इंट्रो कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसमें पूछा है सांख्य दर्शन के पुरुष महत्व को समझाइए। तो इंट्रो हो जाएगा सांख्य दर्शन के प्रकृति सत्कारवाद के सिद्धांत में एक प्रकृति तथा बहुपुरुष का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ये आपका इंट्रो हो गया। तो इंट्रो समझ में आ रहा सबको? किसी भी चीज कहां से ली गई है या वो चीज कहां से कंफर्म हो रही है, इसी को इंट्रो कहा जाता है। आपने लिख दिया मतलब आपको पूरे नंबर इंट्रो के मिल जाएंगे। फिर आपको बताना है इसमें कि सांख्य दर्शन में बहुपुरुष के पीछे निम्नलिखित तर्क बताए गए हैं। अब बहुत सारे तर्क बताने हैं। जैसे सांख्य दर्शन में कर्म सिद्धांत माना गया कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल होगे। अगर हम सब में आत्मा एक जैसी, आत्मा मतलब पुरुष, या पुरुष मतलब आत्मा, अगर हम सब में एक जैसी आत्मा आ गई तो मैं अच्छे कर्म करूंगा, सबको फल मिल रहा, क्योंकि आत्मा तो हम में एक आ गई। कोई बुरे कर्म कर रहा है तो सबको एक जैसा फल मिल रहा है। क्या सबको एक जैसा फल मिल सकता है? नहीं, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिल सकता है। और ये कब संभव है? जब सबके अंदर आत्माएं अलग अलग हो। बात समझ में आ गई? यहां सबकी उम्र अलग है, अवस्था अलग है, कोई किशोर अवस्था, कोई युवा अवस्था, कोई प्रौढ़ अवस्था। तो जब आत्मा एक है तो अवस्था अलग अलग कैसे हो गई? अवस्था एक जैसी होनी चाहिए। सुख दुख की अनुभूति अलग अलग कैसे हो गई? आत्मा जब सब एक है तो जब सुखी होंगे तो पूरी दुनिया में सारे लोग खुश सुखी होंगे, और जब दुखी होंगे तो दुनिया में सारे लोग दुखी होंगे। ऐसे अपन को 3-4 कारण दिए हैं। इस प्रकार ठीक है, प्रकृति के या सांख्य दर्शन के में सिद्ध किया गया है कि प्रकृति तो एक है जो 3 गुणों से जगत का निर्माण करती है, परंतु पुरुष कई है जो विभिन्न घटकों के अंदर रहते हैं। बात समझ में आ गया? तो कहां से ले लिया गया, कौन कौन से तर्क दिए गए, और कंक्लूजन है कि इस प्रकार संपूर्ण जगत प्रकृति से तो बना है, और प्रकृति के 3 गुण रजो तमस और सत्व 3 गुण है। जब भी साम्यावस्था बिगड़ेगी तो हो जाएगा। तो 3 गुणों की साम्यावस्था में संतुलन से जगत बना है, परंतु इस जगत के प्रत्येक जीव में पुरुष भिन्न भिन्न पाया जाता है। ये अपना कंक्लूजन। इस प्रकार तो जो बात आपने लिखी उसको कंक्लूड कर दो कि इस प्रकार सांख्य दर्शन में प्रकृति के 3 गुणों से जगत का निर्माण बताया गया है, परंतु प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न पुरुष का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये कंक्लूजन ऐसे लिख पाओगे? समझ में आ गया सबको सांख्य दर्शन क्या कह रहा है? अगला सवाल है ज्ञान सद्गुण है। तो इसका इंट्रो क्या होगा? हमने क्या बोला? पृष्ठभूमि। हमेशा उसकी पृष्ठभूमि ये कहां से लिया गया है? तो उसमें लिखा है कि जीनोफोन। देखो, जो भी सुकरात बोल गया है उसके 2 चेले लिखे, एक तो जीनोफोन लिख गया और एक प्लेटो लिख गया। तो जीनोफोन की किताब से ये सिद्धांत लिया गया है। तो ज्ञान सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। गुण, ये मेमोरीज ऑफ सोक्रेट्स, ये लिखा हुआ है। जीनोफोन की किताब है मेमोरीज ऑफ सोक्रेट्स। तो ये हमारा इंट्रो हो जाएगा, ये सिद्धांत कहां से लिया गया। समझ में आ गया? तो अगर हमें पता है ये चीज कहां से ली गई, सोचना नहीं है, सीधा लिख दिया, वही इंट्रो। तो ज्ञान सद्गुण कहां से लिया गया? जीनोफोन की पुस्तक मेमोरीज ऑफ सोक्रेट्स। अब इसका मतलब समझाना है। इसका मतलब क्या समझाया है? तो ज्ञान सद्गुण है, इसमें 2 चीज समझानी है। पहली चीज समझानी है कि सद्गुण क्या होता है, और फिर रिलेट करना है कि ज्ञान सद्गुण कैसे होता है। देखो, ज्ञान सद्गुण है, जैसे किसी ने कहा जलेबी मिठाई है, तो सबसे पहले समझाओ मिठाई होती क्या है, नहीं समझाना पड़ेगा। तो ज्ञान सद्गुण है में सबसे पहले समझाना पड़ेगा सद्गुण क्या है, और फिर बताना पड़ेगा ज्ञान सद्गुण कैसे है। जैसे जलेबी मिठाई, तो सबसे पहले प्रूव करो, समझाओ मिठाई क्या है,
फिर प्रूव करो कि जो मिठाई में विशेषता वो सब किस में है, ज्ञान में। इसलिए ज्ञान को हमने क्या बोल दिया, सद्गुण। अब यहां समझते हैं, ग्रीक भाषा में सद्गुण बना है अराटे वर्ड से। अराटे मतलब जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका, एक्सीलेंट वे टू लिव अ लाइफ। जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका ही सद्गुण है। और जब व्यक्ति जीवन जिएगा तो उसे क्या मिलेगा, सुख। तो सद्गुण का मतलब वो सर्वश्रेष्ठ तरीका जिसके रास्ते पे चलने पर मनुष्य को सुख मिलता है। इसका मतलब ज्ञान के रास्ते पे भी चलने के बाद इंसान को क्या मिलना चाहिए, सुख। क्योंकि जिस रास्ते पे चलने पर सुख मिल जाए वो सद्गुण है। बात समझ में आ रही। और हम ज्ञान से, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे साहस, साहस को लोग क्या मानते हैं, सद्गुण। पर साहस का ज्ञान ना होने पर हम किसको साहस मान सकते हैं, दुस्साहस। जैसे साहस सद्गुण है क्योंकि साहस के रास्ते पे चलने पे सुख मिलता है। बस साहस अच्छी चीज है, पर अगर हमें पता ही ना हो साहस क्या है, साहस का ज्ञान ही ना हो, तो कोई थर्ड फ्लोर से ही चला गया, जैसे मैंने कहा डिस्कशन खत्म, अब किसी को जल्दी जाना यहीं से कूद गया, उसे पता ही नहीं है साहस और दुस्साहस में अंतर क्या है। तो उसे सुख की प्राप्ति होगी कि उसे दुख की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति। इसका मतलब बिना ज्ञान के सुख मिल ही नहीं सकता। आपको ज्ञान होना चाहिए क्या साहस है और क्या दुस्साहस। तो क्या यह प्रूव हो रहा है कि ज्ञान के कारण ही आप सद्गुण से सुख प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान नहीं होगा तो साहस और दुस्साहस में कोई अंतर ही नहीं। तो सद्गुण का मतलब वह मार्ग जिससे व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु सद्गुण की सही पहचान उसके ज्ञान से होती है। क्लियर। जैसे कि साहस और दुस्साहस के मध्य ज्ञान होना बहुत उचित है, तभी साहस हमें आनंद दे सकता है। ये बात समझ में आ गई। अतः प्रूव होता है कि ज्ञान भी एक सद्गुण है। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, न्याय दर्शन में प्रतिपादक हेत्वाभास क्या है। हेत्वाभास एरर है, इसको अपनी भाषा में त्रुटि कह सकते हैं। हेत्वाभास मतलब त्रुटि। न्याय दर्शन को प्रमाण दर्शन कहते हैं क्योंकि न्याय दर्शन पूरा प्रमाणों पर टिका है। आप पढ़ते हो प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान, ये सब पढ़ते हैं सब कुछ। अब क्या करते हैं, जब भी हम अनुमान लगाते हैं तो अनुमान में क्या होता है, गैस वर्क होता है, वो सही भी होता है नहीं भी होता। तो अनुमान लगाते समय जितने भी तरह की गलतियां हो सकती हैं उन्हीं को हेत्वाभास कहते हैं। 5 तरह के हेत्वाभास, उनका नाम, उनका मीनिंग और उसका एग्जाम्पल मैंने टेबल में लिख दिया, लिखा होगा आपको, एक मॉडल आंसर में टेबल मिली होगी। इसमें एक टेबल में लिखा हेत्वाभास के नाम, हेत्वाभास का अर्थ और हेत्वाभास का एग्जाम्पल। बात समझ में आ गई। ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे असिद्ध है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये टेबल आई थिंक, जैसे असिद्ध है एक। असिद्ध का मतलब जब दो में कोई रिलेशन ना हो, ऐसे समझो। अनुमान कब लगता है, जब दो चीजों में रिलेशन, जैसे जहां धुआं है वहां आग होगी, तो चूंकि धुएं और आग का रिलेशन, इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है। पर अगर आपने वहां अनुमान लगा दिया जहां रिलेशन ही ना हो, उस एरर को असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे आकाश कुसुम, आकाश में कुसुम कभी नहीं खिल सकते। बात समझ में। बंध है पुत्रा, बांझ का कभी पुत्र नहीं हो सकता। सिसी श्रृंगा, खरगोश के कभी सींग। तो आपने अगर दो ऐसे लोगों में कनेक्ट करके अनुमान लगा दिए जो रिलेटेड ही नहीं, तो आपका अनुमान क्या होगा, गलत। बात समझ में आ रही है। जैसे अपन लोग क्रिकेट में भी अनुमान लगा देते हैं ना कि इस बॉल पे लगता है, जैसे 3-4 बॉल डॉट हो जाती है तो अपन लगता है बल्लेबाज खेलेगा। तो ये क्या है, दो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है कि भैया रन रेट बहुत ज्यादा है, रन बन नहीं रहा है, बल्लेबाज रिस्क लेगा। तो दो परिस्थितियों में संबंध था, अपन ने बता दिया। पर जब संबंध ही ना हो और वहां अनुमान लगाओ तो वो गलत होगा, और उसको क्या कहते हैं, असिद्ध। ऐसे 5 तरह के एरर हो सकते हैं। तो इन 5 एरर को बोलते हैं हेत्वाभास, जब हेतु में आभास हो। अब कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन होगा इसके, इसलिए हमें कभी भी सही ज्ञान के लिए केवल प्रमाण पर ही ध्यान देना पड़ेगा कि प्रमाण के साथ साथ हेत्वाभास पर भी ध्यान। प्रमाण तो 4 हैं, उन पे तो ध्यान देना है, पर उनमें एरर भी तो देखने पड़ेंगे। तो हमें सही ज्ञान की प्राप्ति कब हो पाएगी, जब हम प्रमाण के साथ साथ एरर पे भी ध्यान दें। आपको बचपन में साथ मैथमेटिक्स अगर याद हो, उसमें पहला चैप्टर त्रुटि वाला होता था, अगर याद हो, एरर वाला, जिसमें आपको त्रुटियां निकालना, सार्थक अंक, निरर्थक अंक। एक मैथ्स इतनी भी बुरी नहीं होगी तुम लोगों की। एक चैप्टर आप मैथ्स में बचपन में देखना, पहला चैप्टर अशुद्धियों का है, जिसमें आपको सार्थक अंक, निरर्थक अंक, इसका अशुद्धि निकालना, अशुद्धि दूर करना सिखाया जाता है। तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, पर कैलकुलेशन में क्या एरर हो सकती है वो भी पता होनी चाहिए। इसका मतलब, तो कंक्लूजन क्या है कि इस प्रमाणों के साथ साथ हेत्वाभास को भी अगर कंसीडर कर लें तो हम सही ज्ञान की प्राप्ति
कर सकते हैं। तो हेत्वाभास क्या है, समझ में आ गया? जब भी कोई रिलेशन हो और उसमें एरर आ जाए तो उसे हेत्वाभास कहते हैं। न्याय दर्शन में उद्यमिता की विशेषताएं, ढेर भर की विशेषता है। तो उद्यमिता की इंट्रोडक्शन, कोई एक परिभाषा लिखो, वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन है। तो मैं जोसेफ शुम्पीटर को लिखता हूं, वही पसंद करता हूं कि भैया इनोवेशन ही उद्यमिता। ढेर सारी लिख दो। इसके बाद क्या लिखो, कंक्लूजन। कंक्लूजन ये याद कर लो, पहली चीज तो ये कंक्लूजन याद ही कर लो कि जो उद्यमशीलता है, मैं 2-3 फैक्ट बता दे रहा हूं। पहली चीज तो उद्यमशीलता एक मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि लास्ट में एक मैंने 10 मार्कर पूछा है अवधारणा है, उसमें मैं तीनों प्रूफ किए हैं कि ये मानसिक भी है, ये आर्थिक भी है और सामाजिक। जैसे उद्यमिता मतलब जोखिम, और क्या जोखिम लेने की क्षमता हम सब में एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। इसका मतलब हम सबकी मेंटल, किसके अंदर कितनी जोखिम लेने की क्षमता। तो क्या उद्यमशीलता या उद्यमिता एक मानसिक कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल। क्या ये आर्थिक कॉन्सेप्ट है कि उसमें संसाधन जुटाए जाते हैं? तो आर्थिक भी है। और क्या ये समाज में एक उपलब्धि प्राप्त करने का तरीका भी है? अगर आप अच्छे बिजनेसमैन बनोगे तो क्या समाज में अच्छी इज्जत मिल सकती है? रतन टाटा, बिरला जी, इन्फोसिस, मूर्ति जी। तो ये सामाजिक भी है क्योंकि अपन पढ़ेंगे उपलब्धि, है ना, या समूह स्तर की प्रतिक्रिया। तो अपन जब भी कंक्लूड करेंगे उद्यमिता के बारे में, तो उद्यमिता एक मानसिक, सामाजिक, आर्थिक अवधारणा है जिसमें क्या करते हैं, नवाचार के माध्यम से उत्पादन भी बढ़ाते हैं, उत्पादकता भी बढ़ाते हैं और गुणवत्ता भी बढ़ाते हैं। तो उद्यमिता एक कॉन्सेप्ट है जिसमें नवाचार के माध्यम से उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता। तो जब भी कभी आए उद्यमशीलता के बारे में तो ये कंक्लूजन फिक्स रख लो कि इस प्रकार उद्यमशीलता इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें नवाचार के माध्यम से इन चीजों को ठीक किया। तो कल के दिन आए उद्यमशीलता की अवधारणा, तो पूरी अवधारणा समझाओ। और इस प्रकार उद्यमशीलता एक मानसिक, सामाजिक, आर्थिक अवधारणा है जिसमें नवाचार के माध्यम से उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन आया उद्यमशीलता की विशेषताएं, तो भी लिख दिया। उद्यमशीलता के प्रकार, तो भी यही कंक्लूजन। तो उद्यमशीलता के प्रकार लिखो, कंक्लूजन लिख दो यही। उद्यमशीलता की विशेषता, यही कंक्लूजन लिख दो। उद्यमशीलता की अवधारणा, यही कंक्लूजन। तीनों में यही चल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो उद्यमशीलता की विशेषता, उद्यमशीलता के प्रकार, उद्यमशीलता की अवधारणा, कुछ भी पूछे कंक्लूजन आपका फिक्स है। इंट्रो फिक्स है, परिभाषा। उद्यमशीलता के प्रकार पूछे तो परिभाषा लिख दो। उद्यमशीलता की अवधारणा लिख दो, पूछे तो परिभाषा लिख दो। उद्यमशीलता की विशेषताएं पूछे तो परिभाषा। तो सबसे पहले उद्यमशीलता बताओ, तो फिर उसकी विशेषता बताओ। उद्यमशीलता की अवधारणा में सबसे पहले क्या बतानी पड़ेगी? उद्यमशीलता, फिर उसकी अवधारणा बता दो। तो इंट्रो, कंक्लूजन उद्यमशीलता का फिक्स हो गया कि ये हमें याद करना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो ये इंट्रो होगा और ये कंक्लूजन होगा। अगला सवाल है नवाचार का महत्व। तो सबसे पहले नवाचार की परिभाषा, और नवाचार की परिभाषा ये मैरी कॉटलर की है। ठीक है, तो यहां मैरी कॉटलर के अनुसार नवाचार वह है जो किसी विचार को उपयोगी उत्पाद, सेवा, रचना में बदल देती है। तो यहां मैरी कॉटलर के अनुसार लिखना। जब भी आप परिभाषा लिखें तो किसी के अनुसार वाले लिखें, किसी अपने अनुसार मत लिखो कि हमारे अनुसार, मतलब किसी विद्वान के अनुसार। इसके बाद क्या है, नवाचार के इंपोर्टेंस मैंने बांट दिए। आपको कंपटीशन में क्या मदद करेगी? तो आपका मार्केट बढ़ाएगी, आपकी क्वालिटी बढ़ाएगी, सर्विस बढ़ाएगी, कॉस्ट कम करेगी। आर्थिक में रोजगार बढ़ाएगी, आपकी कंपनी की ग्रोथ बढ़ाएगी, निवेश को आकर्षित करेगी। इसके बाद समाज की समस्याओं को इनोवेशन दूर करेगा, है ना। जैसे आपने पैडमैन मूवी देखी होगी। पैडमैन एक सामाजिक समस्या है, महिलाओं में जो मासिक माहवारी थी उसमें हाइजीन को बढ़ाने के लिए। तो क्या सामाजिक समस्याओं को भी दूर कर सकता है? हो सकता है कहीं साफ पीने का पानी ना हो, उसको भी दूर कर सकता है। क्या दिल्ली में एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है पब्लिक प्लेसेस में? आप सीपी वगैरह में जाओ, कनॉट प्लेसेस में, वहां एयर प्यूरीफायर लगा। तो अगर किसी ने आइडिया सोचा होगा ना, तो क्या ये केवल आर्थिक, क्या ये सामाजिक समस्याओं दूर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता। पैडमैन में उसने आइडिया किया और कर दिया। आपने एक मूवी अक्षय कुमार वो सूर्या की देखी होगी, जिसमें एक प्लेन कंपनी वगैरह बनाना चाहते हैं, नेशनल अवार्ड विनर है मूवी है वो। तो उसमें भी तो वो उद्यमिता ही तो है। आप कट करके मैसेज कर दो, कट कर दो, मैसेज कर देना। तो पर्यावरण के, अब इसके बाद क्या पर्यावरण के लिए भी महत्व हो सकता है? और क्या संगठन के लिए? क्या अपने कंपनी में, आप अपने कंपनी में, अपनी संस्था में नए आइडिया लाके वर्क कल्चर सुधार सकते हो। तो संस्था में भी मदद करेगा, उत्पादन में भी मदद करेगा, इसका समाज में भी मदद करेगा, पर्यावरण में। ये सब नवाचार के महत्व है। और फिर कंक्लूजन, इस प्रकार नवाचार किसी उद्यम में एक आयामी के बहुआयामी
तो वो वह नहीं है, वो बहु है, वो गलत टाइप हो गया। तो इस प्रकार नवाचार किसी भी उद्यम में बहुआयामी, एक डायमेंशन दिखाता है, कई सारे डायमेंशन, बहुआयामी प्रभाव परिलक्षित करता हो। इस तरह के शब्द सीख लो, परिलक्षित करना, प्रदर्शित करना, बहुआयामी, बहुत सारे ऐसे मत लिख के आना, बहुआयामी। इसके बाद अरस्तु, अब आओ 10 मार्क। अरस्तु के द्रव्य और फॉर्म की अवधारणा समझाइए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है द्रव्य और फॉर्म। तो सबसे पहले इसका इंट्रो। तो इंट्रो क्या है, अरस्तु ने एक सिद्धांत दिया था, कारणता का सिद्धांत। उसमें बोला था दुनिया की हर घटना के लिए कितने कारण जिम्मेदार हैं? 4। उपादान कारण, निमित्त कारण, आकार कारण, लक्ष्य कारण। ठीक है, कितने कारण बोले? 4। एक उपादान, एक निमित्त, एक आकार की और एक लक्ष्य। बाद में इन तीनों को उसने बोल दिया फॉर्म और इसको बोल दिया मैटर। यहां से आ गया मैटर और फॉर्म, ये हो गया बैकग्राउंड कि मैटर फॉर्म आया कहां से। तो अरस्तु ने कारणता के सिद्धांत में प्रत्येक वस्तु की या प्रत्येक घटना के लिए 4 कारण उत्तरदायी बताए, 4 कारण बताए और वहां से मैटर फॉर्म शुरू कर दिया। तो शुरुआत के आधे पेज में आपको समझाना है मैटर फॉर्म आया कहां से। यहां जैसे आपको 13 लाइन मिलेंगी, तो 13 में 10-11 लाइन आप मैटर फॉर्म के लिए ले सकते हो यहां पर। तो मैंने एक टेबल वगैरह बना दी है कि भैया यहां से मैटर फॉर्म आ गया। फिर इन्होंने क्या किया, मैटर फॉर्म में 2 चीजें समझाई, एक सापेक्षिकता समझाई और एक उसकी पदानुक्रम समझाया। पदानुक्रम, सापेक्षता में यह समझाया कि दुनिया का कोई मैटर हमेशा मैटर नहीं, दुनिया का कोई फॉर्म हमेशा फॉर्म नहीं। जो रॉ होता है वो मैटर है, जो विकसित अवस्था है वो फॉर्म है। जैसे जो पेड़ से काटी गई लकड़ी है वो पेड़ की तुलना में विकसित है, मतलब फॉर्म है, पर फर्नीचर की तुलना में कम विकसित है, इसलिए वो मैटर है। तो अगली अवस्था की तुलना में वो मैटर होती है और पिछली अवस्था की तुलना में फॉर्म। तो इसी को कहते हैं सापेक्षता। कोई भी चीज निरपेक्ष नहीं है, सब दूसरे की तुलना में सापेक्षिक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? जैसे आप जब अधिकारी बन जाओगे तो अभी आप क्या कहलाओगे? अधिकारी की तुलना में मैटर, क्योंकि अभी अल्प विकसित हो, और अधिकारी बन जाओगे तो वो क्या बन जाएगा? फॉर्म। तो जब आप अधिकारी, जैसे डिप्टी कलेक्टर, पर जिस दिन प्रमोट होके बन गए एडिशनल कलेक्टर, तो डिप्टी कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर की तुलना में क्या है? मैटर, और एडिशनल कलेक्टर की तुलना में क्या हो गया? फॉर्म। तो पहले तो उसने समझाया मैटर और फॉर्म रिलेटिव होते हैं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है। और दूसरा समझा पदानुक्रम, कि दुनिया में क्या होता है, जो नीचे होती है उनमें द्रव्य ज्यादा होता है, और जो दुनिया में उच्च क्वालिटी की चीजें उनमें फॉर्म ज्यादा होता है। और दुनिया इस तरह से गति कर रही है, और दुनिया में केवल एक ही चीज है जिसमें 100% फॉर्म है, 0% मैटर, वो है ईश्वर। तो हर कोई कैसा बनना चाहता है? ईश्वर जैसा। हम किसको पाना चाहते? ईश्वर। योग करके भी ईश्वर को पा रहे, ध्यान करके भी ईश्वर पा रहे। तो दुनिया की हर चीज किसकी तरफ जाना चाह रही? ईश्वर की तरफ। तो इसका मतलब है अरस्तु ने मैटर और फॉर्म में न केवल दुनिया के हर घटना के पीछे का कारण, बल्कि दुनिया के हर घटना के पीछे का प्रयोजन। दुनिया में हर चीज क्यों हो रही है? कि हर कोई मैटर से क्या बनना चाह रहा है? फॉर्म। इसलिए दुनिया में हो रही। तो 4 कारण है, इसका मतलब हर चीज के पीछे कारण है, और हर कोई फॉर्म बनना चाहता, मतलब ये प्रयोजन। तो कंक्लूजन है, यही कंक्लूजन लिखा मैंने। इस प्रकार मैटर और फॉर्म में न केवल दुनिया की प्रत्येक घटना के पीछे निहित कारण भी स्पष्ट किए हैं, बल्कि उसके पीछे प्रयोजन भी स्पष्ट कर दिए। एक कंक्लूजन समझ में आ गया? 4 कारण बताए, मतलब हर घटना के पीछे कारण भी बताए, और प्रयोजन क्या है? दुनिया की हर चीज कहां जाना चाहती? फॉर्म। हम ईश्वर में विलीन होना चाहते, हम ईश्वर बनना चाहते। लास्ट क्वेश्चन है अवधारणा। तो अवधारणा उद्यमशीलता, वही इंट्रो होगा, जोसेफ शुम्पीटर वाली परिभाषा, पर कई सारी अवधारणा। अब टू इसमें 10 मार्कर में याद रखना, जब भी बहुत सारे पॉइंट लिखना है तो पहले एक आपको एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, क्योंकि ये 2 पेज में आंसर है। एग्जामिनर के पास इतना पेशेंस है। क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने ऐसा फ्लो चार्ट बना दिया तो पहला इंप्रेशन क्या हो गया कि आंसर में आगे इन्हीं को ही हमने डिस्क्राइब किया है। अगर आप ये फ्लो चार्ट नहीं बनाओ तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक एक चेक करना पड़ेगा कितने लिखे। पर आप पहले ही जब ये फ्लो चार्ट बना लोगे तो समझ में आ जाएगा आपने इन्हीं अवधारणाओं को डिस्क्राइब किया, तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन बन जाता है। जैसे क्वेश्चन आया, मानो कि आहार नाल को स्पष्ट करो, तो आहार नाल का पहले फ्लो चार्ट बना दो। मानो कि पाचन तंत्र का एक तरफ बना दो आहार नाल और एक तरफ बना दो पाचन ग्रंथि या
आहारनाल में सबके नाम लिख दो, पाचन ग्रंथि में सबके नाम, समझ जाएगा आगे तुम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब भी 10 मार्कर आए, 6, 7, 8 हेडिंग हो, तो एक फ्लो चार्ट बना दो। अब फ्लो चार्ट कैसा बनेगा? अगर तुम्हारे पास बहुत मटेरियल है तो ऐसा फ्लो चार्ट बनेगा, क्योंकि जगह तुम्हें बचा के रखनी है, और तुम्हारे पास मटेरियल कम है तो ऐसा फ्लो चार्ट बनेगा, इसमें जगह ज्यादा जाती है, क्योंकि बीच में गोला बनेगा, ऊपर नाई नीचे सब, तो इसमें बहुत जगह चली जाएगी। और इस वाले में जगह कम, तो चूंकि मटेरियल मेरे पास ज्यादा था तो मैंने ऊपर ऐसे बनाया। ये डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन आपको कितना आता है। अगर आपको आता कम है, बचना है, तो गोला बनाओ, ज्यादातर जगह भर लो। एग्जामिनर को लग रहा होगा इसे आता तो बहुत है पर संक्षेप में बेचारा लिख के चला गया, पर जगह अगर आपके पास मटेरियल बहुत है, पर इस वाले फ्लो चार्ट पे चले जाओ। तो फ्लो चार्ट कौन सा बनेगा ये निश्चित नहीं है, आपको कितना आ रहा उस पर डिपेंड। उद्यमशीलता की अवधारणा में परिभाषा ये होगी, कंक्लूजन आपको बता ही चुके हैं। कंक्लूजन क्या होगा कि इस प्रकार उद्यमशीलता एक मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अवधारणा है जो नवाचार के माध्यम से उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता तीनों में सुधार करती है। मतलब आंसर राइटिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने लाइफ में कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, लाइफ में कोई नहीं लगाई, जीवन में कभी टेस्ट नहीं दिए। मेरा यूपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो मैं जोश जोश में चला गया, पहला अटेम्प्ट था, जोश जोश में देने गए टेस्ट सीरीज क्लाइमेटोलॉजी का, एक क्वेश्चन लिखा, बाकी मुझसे बने ही नहीं, मैं डिमोटिवेट हो गया। इसके बाद जीवन में कभी टेस्ट नहीं दिया, पर सही इंट्रो, सही कंक्लूजन मैं आपको हमेशा बता सकता हूं। तो आपको बस एक समझ विकसित करनी है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे टेस्ट दे दो तो काम बन जाएगा, आपको एक समझ विकसित करनी है। मैंने जीवन में कभी कोई एक टेस्ट सीरीज बता दे, कोई इंदौर, दिल्ली, कहीं मैंने एक टेस्ट भी कहीं दिया हो, कभी नहीं दिया, पर एक समझ विकसित होती है कि इंट्रो का मतलब क्या है, कंक्लूजन का मतलब क्या है। तो बस हमें क्या करना है, इस आंसर, इस मेंटर से प्रोग्राम में एक ऐसी समझ विकसित करना है जिसमें हम सही इंट्रो, सही कंक्लूजन, सही पॉइंट पहुंचान पाए। दूसरा, आंसर दो तरह का होता है, एक आंसर होता है ढीला और एक आंसर होता है कॉम्पैक्ट। आपने दो तरह के कपड़े देखोगे, एक ऐसे सिकुड़े से, एक बिल्कुल प्रेस देखे होंगे। तो बच्चों के आंसर होते ढीले ढाले, ऐसा लग रहा है कि इन्हें जगह भरने की कोशिश की है, कहीं जगह सिकुड़न सी दिख रही है। और एक होता बिल्कुल कॉम्पैक्ट, जैसे मॉडल आंसर, लाइन टू लाइन, एक दूसरे, कोई स्पेस ही नहीं, अपने आप में वो कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो हमें आंसर इस तरीके से लिखना कि पढ़ने वाले को मजा आ जाए। यार क्या एक लाइन में, कई बार बच्चे क्या करते, परिभाषा 3 लाइन में लिखते हैं। भैया नहीं लिखना है, आपको 1 या 1.5 लाइन में लिखना सीखना है। आपके पास परिभाषा 3 लाइन की बहुत हो, पर प्रैक्टिस करो और 1-1.5 लाइन में ले आओ। जब मैं किसी एक 3 लाइन की परिभाषा को 1-1.5 लाइन में देखूंगा तो मैं नंबर ज्यादा दूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। आपके सिलेबस में संक्षेपण इसलिए तो सिखाया गया कि एक पैराग्राफ को भी 2 लाइन में कैसे लिखना, संक्षेपण पल्लवन है कि नहीं, यही तो दिखाया गया। तो आपको बड़ी सी बड़ी परिभाषा, तो जैसे मैं किसी की परिभाषा 4 लाइन 3 लाइन में देखता हूं, मैं नंबर काट देता हूं, क्योंकि वो परिभाषा लिखने के लिए थोड़ी दिया। इंट्रो 2 लाइन से ज्यादा होने नहीं चाहिए, कई बच्चे 3 लाइन 4 लाइन में परिभाषा ही लिखे जा रहे हैं। तो आपको इस पूरे मेंटरशिप में ये सीखना है कि शब्दों को कैसे कम करके लिखना है, कम शब्द हो पर प्रभाव ज्यादा। बात समझ में आ गई? दूसरा, उत्तर सरल होना चाहिए। उत्तर जितना तुम्हारा सजा धजा होगा उतना ही बुरा होगा। तुम्हारी जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो 20-23 साल के युवा हैं कि 55-60 साल के प्रोफेसर हैं। तुम बताओ तुम्हारी कौन सी चीज उन्हें इंप्रेस करेगी, ज्यादा डिजाइन, अलंकृत या सादगी? अरे भाई वो जिस जमाने से पढ़ के निकले उस जमाने का एक्सपेक्ट करेंगे। तुम्हारे उत्तर में जितनी सादगी, जितने सही शब्द, सटीक शब्द होंगे, उतने वो नंबर देंगे। और जैसे न्यूज चैनल नहीं होते किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, जो है भी नहीं वो बोलना, तो तुम्हें बनना है दूरदर्शन टीवी का समाचार चैनल, जो बात स्पष्ट तरीके से, सादगी तरीके से लिख दे, पर जो सुने उस पर एक छाप पड़ जाए। हमें नहीं बनना जी न्यूज, एनडीटीवी, जो चिल्लाएं कम पर उनकी बात में दम कम हो, चिल्लाएं ज्यादा। ये लोग चिल्लाते ज्यादा है पर इनकी बात में दम क्या होती, कम। ऐसे होते ना एंकर्स। हमें ऐसे नहीं बनना, हमें दूरदर्शन, जो पुराने वाले दूरदर्शन। अभी मैं दूरदर्शन देख रहा था युद्ध के समय, मैंने बाकी चैनल देखे, मैं सही रिपोर्टिंग नहीं, मैं दूरदर्शन गया तो दूरदर्शन भी देखा, ऐसे ही हो गया। उसमें एक मैम बैठी मेकअप करके, बाल एक साइड करके, मैं क्या हो गया दूरदर्शन को, वो साड़ी वाली मैडम कहाँ गई, मिली नहीं। तो दूरदर्शन भी कमर्शलाइज हो चुका है, तो उसमें भी ज्यादा नहीं। फिर मैं यूट्यूब पर देखा थोड़ा सा देशभक्त बनर्जी का। तो आपके उत्तर में प्रभाव बहुत होना चाहिए, शोर नहीं। ठीक है, बहुत चिल्लाने से बात सही नहीं हो जाती, बहुत सही बात कहने से बात सही होती है। बात समझ में आ गई? तो आपकी बात जानी है 55-60 साल के प्रोफेसर्स के पास, और उन्हें बात चाहिए बहुत सटीक। बात समझो,
ये थोड़ी कि हम आपकी उम्र के लोग कॉपी चेक करें, नहीं कर रहे। 50 जैसे एक टीचर है 48 साल के, उनको भी कॉपी चेक करने नहीं मिल रही। मैंने बात की डीएवी की, सर आप गए, बोले हमें तो मिलती भी नहीं। सोचो 48-50 साल के प्रोफेसर को भी मौका नहीं मिल रहा वहां पे चेक करने को, जो बिल्कुल रिटायरमेंट है और प्रोफेसर सीनियर, वो कॉपी चेक कर रहे हैं। तो लिखने का तरीका थोड़ा प्रभावशाली, सादा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं। देखो रातों रात कुछ नहीं होगा, रातों रात बिल्कुल सुधार करने की कोशिश मत करना ना। रातों रात मुझ पे हुआ, मुझे 7 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गया। 2017 में मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया, 8वां साल शुरू हो चुका। तो 17 फरवरी 2017 में मैंने जीवन का पहला लेक्चर लिया, 7-8 साल हो गए तब जाके सुधार हुआ। तो आप उम्मीद करो कि 2-4 महीने की प्रोसेस होगी। दिक्कत क्या होती, हम रातों रात बदलने की कोशिश करते, डिमोटिवेट होते, आंसर लिखना छोड़ देते। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप अक्टूबर तक सोचो कि मुझे अक्टूबर तक सीखना है। या आपने कब तक के लिए ज्वाइन किया? अक्टूबर। तो सुधार की उम्मीद भी अपन अक्टूबर तक करेंगे। ऐसा मत सोचना कि सर 1 महीना हो गया, क्या हो गया। अपन सुधार करेंगे, पर जो गलतियां एक बार हो गई उनको रिपीट नहीं करेंगे। आप कॉपी छोड़ गए, मैं चेक करूंगा, उसमें गलतियां लिखूंगा, बस आपसे उम्मीद होगी वो गलती रिपीट नहीं हो। रिपीट करे तो फिर मुझे गुस्सा आएगा कि जब मैं बोल रहा हूं ये नहीं करना है तो नहीं करना। ठीक है, तो अपन 7-8 महीने साथ में रहेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सिनॉप्सिस बनाते चलो। जिस सब्जेक्ट के नोट्स ना हो तो बताओ, हम पीडीएफ डाल देंगे। जिस चीज का नोट्स ना हो कि सर इस टॉपिक के, इस यूनिट के नहीं, हम उसके डाल देंगे। तो किसी ऐसा है क्या जो चल रहा है जिसके नोट्स ना हो? ठीक है, ठीक, बता देना, जो भी समस्या हो बता देना, ग्रुप में मैसेज कर देना, आपको वो सहायता मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।